हे गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर विजन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को। इनफैक्ट गाइस, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। इस चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन में हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड सेक्शन में हम इस चैप्टर के लेसन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर के थर्ड सेक्शन में हम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समरी को समझेंगे और इसके बाद आता है इस चैप्टर का फोर्थ सेक्शन, जिसमें हम इस चैप्टर का प्रत्येक पैराग्राफ को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ एनालाइज करेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन को, जिसमें हम इस चैप्टर के ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और परोपकारी व्यक्ति थे। गाइस, उनका पूरा नाम नेल्सन रोही हला हला मंडेला है। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको ANC के नाम से भी जाना जाता है, ने रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए अपना पूरा जीवन बिताया था। इस दौरान नेल्सन मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े गाइस, 30 साल, जब वे रंगभेद के खिलाफ अपना जो विरोध कर रहे थे उस कारण श्वेत लोगों के द्वारा उनको 30 साल जेल में बिताने पड़े। अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे, उसमें मंडेला एक नए राष्ट्र के अश्वेत राष्ट्रपति बने। कहने का मतलब यह है कि अश्वेत राष्ट्रपति यानी काले राष्ट्रपति बने, क्योंकि साउथ अफ्रीका में काले और गोरे का भेदभाव वहां सबसे ज्यादा हुआ करता था। उन्होंने 1994 से लेकर 1999 तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे, जिन्हें पूरी तरह से प्रतिनिधि लोकतांत्रिक चुनाव में चुना गया था। गाइस, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसका पहला पब्लिकेशन 1994 में लिटिल ब्राउन हैंड कंपनी द्वारा किया गया था। इस पुस्तक के अगर अंतिम अध्यायों के बारे में हम देखें तो गाइस, नेल्सन मंडेला जी के राजनीतिक उत्थान और उनके विश्वास का वर्णन सम्मिलित है। तो गाइस, शुरू करते हैं अब इस चैप्टर के सेक्शन नंबर 2 को, जो है अबाउट द लेसन। तो गाइस, इस चैप्टर में लेसन रंगभेद के खिलाफ है। रंगभेद को हम अंग्रेजी में अपार्थाइड कहते हैं। तो रंगभेद का अर्थ होता है लोगों के बीच उनकी जाति के आधार पर भेदभाव। जो मैंने अभी गाइस आपको बताया था कि पहले राष्ट्रपति थे अश्वेत राष्ट्रपति, मतलब ब्लैक राष्ट्रपति, काले राष्ट्रपति जो मंडेला जी हुए थे, वो इसी कारण हुए थे क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या था, रंगभेद का सबसे ज्यादा प्रचलन चल रहा था काले और गोरे के आधार पर। तो इसी कारण यहाँ पर हमें यह समझाया गया है कि साउथ अफ्रीका में रंगभेद का सबसे ज्यादा प्रचलन था। यह पाठ हमें एक नेल्सन मंडेला जी के एक ऐसे समाज के लिए अपना रास्ता बनाया जहां उनके लिए रंग, जाति, नस्ल, उम्र और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। नेल्सन मंडेला जी अपनी इस ऑटोबायोग्राफी के अंश में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर उद्घाटन के बारे में बोलते हैं। जब वहां पर एम्पी थिएटर हुआ करता था, आपने पहले के पुराने ज़माने के ग्रीस लोगों के जो मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, वो आपने देखे होंगे, स्टेडियम के जैसे हुआ करता था। अगल बगल लोगों के बैठने का जो सीट बनी हुई होती थी और बीच में क्या होता था, वो लड़ते थे जानवरों के साथ या मल्ल युद्ध किया करते थे। रंगभेद साउथ अफ्रीका में एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो लोगों को उनके रंग, जो गाइस मैंने भी बताया था, काला और गोरा के आधार पर अलग अलग करती थी। अब चलिए गाइस, इस चैप्टर के सेक्शन नंबर 3 की तरफ, जो है इस चैप्टर की समरी। तो गाइस, चलते हैं अब इस चैप्टर की समरी को जान लेते हैं। गाइस, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, ब्लैक राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी की। इसमें उद्घाटन समारोह का विवरण और उनके भाषण के उद्धरण और एक स्वतंत्रता सेनानी होने की उनकी यात्रा का वृत्तांत शामिल है। इसमें अनगिनत लोगों के बारे में बताया गया है गाइस, कि उस टाइम पर वहां पर कितने लोग शामिल हुए थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड नामक एक क्रूर प्रथा थी, उन दिनों बहुत लोकप्रिय थी। यह साउथ अफ्रीका में एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग करती थी। अभी बताया था मैंने, रंग, वेद और जाति का सबसे ज्यादा प्रचलन था उस समय, क्योंकि वहां पर ब्रिटेन या ब्रिटिश लोगों का सबसे ज्यादा शासन चलता था उस टाइम पे। भारत में भी हुआ था। यह सबसे क्रूर प्रथाओं में से एक थी। कौन? अपार्थाइड और जाति के आधार पर लोगों का विभाजन, जिसमें अश्वेत लोगों को यानी काले लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। यह पाठ हमें उनके रंग, नस्ल, जातीयता
और जो उनकी उम्र है, लिंग है, उसके आधार पर बिना किसी भेदभाव का एक समाज बनाने के लिए मंडेला के संघर्षों का अवलोकन हम इस पार्ट के थ्रू सीखते हैं। तो गाइस अब चलते हैं इस चैप्टर के 4th सेक्शन की तरफ, जिसमें हम जानेंगे पैराग्राफ वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो पैराग्राफ नंबर 1 में नेल्सन मंडेला जी हमें बताते हैं कि समय था 10 मई का। 10 मई का दिन चमकीला और साफ निकला। गाइज आप बुक निकाल लीजिए, जिससे क्या होगा, हम पैराग्राफ वाइज और आपको भी समझने में आसानी होगी। तो आप जैसे ही पैराग्राफ को देखोगे, उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में हिंदी में ही आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ। साथ में इंग्लिश में आप किताब में देख लेना और मैं इधर हिंदी में आपको समझा दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि 10 मई का दिन चमकीला और साफ निकला। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नता पूर्वक संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर इंटरनेशनल जो नेता थे, उनकी अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के रंग महल में हुआ है गाइस। तो गाइस सुंदर बलुआ पत्थर, ये जो बलुआ पत्थर है ना गाइस, इससे प्रीमियम बिल्डिंग्स बनाई जाती है। हमारे भारत में भी है, संसद भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है गाइस, आपको याद होगा। दशकों से यह श्वेत वर्चस्व का स्थान था और अब तक दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी सभा का स्थल था। इस प्रकार कुछ पहले पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला जी हमें बताते हैं। अब शुरू होता है इस चैप्टर का 2nd पैराग्राफ। तो गाइज आप 2nd पैराग्राफ को देखिए और मैं उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। 2nd पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। प्लेटफॉर्म पर, जो वहां पर वो प्लेटफॉर्म होता है ना, बोलने का स्पीच देते हैं हम, वो जिसे मंच कहते हैं, मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब टाबो मवेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। ये टाबो मवेकी वहां के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में वहां चयनित हुए थे। जब मेरी बारी आई, कौन कहते हैं ऐसा? नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया, सुनिएगा। तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। एकत्रित मेहमानों और देखने वाले लोगों को मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को, अपने देश के लोगों को साथ आने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक सामान्य जीत है। कुछ इस प्रकार नेल्सन मंडेला जी अपने 2nd पैराग्राफ में बताते हैं। तो चलिए गाइस इस चैप्टर के 3rd पैराग्राफ की तरफ। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का स्वयं से संकल्प लेते हैं। कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे उत्पीड़न का अनुभव करेगी। नेल्सन मंडेला जी यहाँ बताते हैं कि जो साउथ अफ्रीका ने जितने भी उत्पीड़न सहे थे, वो अब कभी नहीं सहेंगी, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वे यहाँ पर इस प्रकार कुछ डिस्क्राइब करते हैं। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आज़ादी को शासन करने दीजिए, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। कुछ इस प्रकार नेल्सन मंडेला जी अपने 3rd पैराग्राफ में बताते हैं। तो गाइस चलिए इस चैप्टर के 4th पैराग्राफ की तरफ। 4th पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला कहते हैं, कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने विस्मय में अपनी आंखें उठा लीं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला
यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण रूप से गरज रही थी। यह न केवल सटीक और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि एक नई सरकार के लिए लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों, जिनकी छाती रिबन और पदकों से लदी हुई थी, उन्होंने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी का वचन दिया। मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी थी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। गाइज, आपको याद होगा जब ये अपार्थाइड के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तब इनको 30 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया था। ये उसी टाइम का वर्णन कर रहे हैं कि उस टाइम आपने मुझे तो सैल्यूट नहीं किया, लेकिन आज आप मुझे सैल्यूट कर रहे हो, क्योंकि मैं आज साउथ अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति जो बन गया हूं। अंत में इम्पाला जेट के एक शेवरॉन ने नई दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों के धुएं का निशान छोड़ा। ये जेट जो अभी भारत में जब 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती है तो जेट उड़ाए जाते हैं, उसको निकालते हैं ना, वो पीछे से निकलता है, उसी के जैसे वहां साउथ अफ्रीका में इस प्रकार का कुछ रंग निकाले गए हैं। तो गाइज, अब चलते हैं चैप्टर के 5th पैराग्राफ की तरफ। तो 5th पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, और श्वेत लोगों का यानी गोरे लोगों का स्वप्न जो नकोसी सिकेलिली अफ्रीका को, और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान डाई स्टीम गा रहे थे। यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था, जिससे वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। उद्घाटन वाले दिन में इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो वार वॉर के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले साउथ अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म करके उन्होंने अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था, संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया है, और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है जो सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है। कुछ इस प्रकार नेल्सन मंडेला जी अपने 5th पैराग्राफ में कहते हैं। अब चलिए गाइस इस चैप्टर के 6th पैराग्राफ की तरफ, जिसमें नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि मेरे वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया था, जिन लोगों के साहस, दुखों को कभी गिनाया नहीं जा सका, चुकाना नहीं जा सकता, मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैंने बहुत सारे अन्य दिन भी किए थे, कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योगदान या योग था जो मुझसे पहले गए थे। वह लंबी और नेक लाइन खत्म हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। मुझे दुख था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका और वे यह नहीं देख पाए कि उनके लिए बलिदान या उनके बलिदानों ने क्या किया है। कुछ इस प्रकार नेल्सन मंडेला जी अपने 6th पैराग्राफ में बताते हैं। तो गाइस, अब चलिए इस चैप्टर के 7th पैराग्राफ की तरफ, जिसमें नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि अपार्थाइड रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बनाया है। हम सभी उस गहरी चोट से उबरने के लिए अगर पीढ़ियां नहीं तो कई साल बिताएंगे, लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था, और यह था कि इसने हमारे समय के ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लितुलिस, यूसुफ दादूस, ब्रेम फिस्चर, रॉबर्ट सोबक्वेस को जन्म दिया। ऐसे असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता के पुरुष की उनके जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता है। शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए दमन की इतनी ही गहराइयों की जरूरत होती है। मेरा देश खनिजों और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे हैं, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूं कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरे की तुलना में बेहतर और सच्चे हैं। कुछ इस प्रकार अपनी संपदाओं के बारे में नेल्सन मंडेला जी अपने 7th पैराग्राफ में हमें दर्शाते हैं। अब चलिए गाइस इस चैप्टर के 8th पैराग्राफ की तरफ। नेल्सन मंडेला जी अपने 8th पैराग्राफ में बताते हैं कि संघर्ष में इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियां देते हुए देखा है। मैंने देखा कि पुरुष बिना रुके हमलों और यातना के लिए खड़े होकर एक ताकत और दृढ़ता सिखाते
या दिखाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने सीखा कि साहस निडरता का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में इसके विपरीत यानी घृणा की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। जेल के सबसे बुरे समय में भी जब मेरे साथियों को और मुझे असहनीय यातनाएं दी जाती थी, मुझे एक गार्ड में मानवता की एक झलक दिखाई देती थी। शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था। मानव की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। कुछ इस प्रकार नेल्सन मंडेला जी अपने 8th पैराग्राफ में हमें बताते हैं। तो गाइस चलिए अब इस चैप्टर के 9th पैराग्राफ की तरफ। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं। अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व, और उसका अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति दायित्व है। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के झुकाव और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो मानव की तरह रहने का प्रयास करता था, उसे दंडित किया जा सकता था और अलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करता था, उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता था। उसे क्या किया जाता था? उसे उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसे रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश में एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हुए मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया था। कुछ इस प्रकार अपने परिवार से संबंधित और अपने देश के लोगों से संबंधित हमें नेल्सन मंडेला जी इस पैराग्राफ में हमें बताते हैं। तो चलिए गाइज अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 10 को। नेल्सन मंडेला जी 10th पैराग्राफ में कहते हैं, मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। हर तरह से स्वतंत्र जिसे मैं जान सकता था। मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे भोजन बुनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए स्वतंत्र। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मैं मनुष्य या ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं था। जब मैंने जानना शुरू किया कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम है, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, तो मुझे इसके लिए भूख लगी, अर्थात मैं आज़ाद होना चाहने लगा। सबसे पहले एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, जैसे रात में बाहर रहने में सक्षम होने की क्षणिक स्वतंत्रता, जो मुझे अच्छा लगता है उसे पढ़ने और इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस गया था। वह स्वतंत्रता एक वैध जीवन में कभी बाधा न बने। नेल्सन मंडेला जी अपने 10th पैराग्राफ में कुछ इस प्रकार हमें बताते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अब इस चैप्टर के 11th पैराग्राफ को। नेल्सन मंडेला जी अपने 11th पैराग्राफ में हमें बताते हैं, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जो मेरे जैसे दिखते थे। यह तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो ANC थी, उसमें शामिल हुआ, और तभी मेरी अपनी आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को गति में बना दिया था, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटार्नी को अपराधी बना दिया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु में बदल दिया था। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं।
तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। स्वतंत्रता अविभाज्य होती है। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थी। कुछ इस प्रकार नेल्सन मंडेला जी अपने 11वें पैराग्राफ में हमें बताते हैं। तो चलिए गाइस इस चैप्टर के 12वें पैराग्राफ की तरफ, जो इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ होने वाला है। तो नेल्सन मंडेला जी अपने 12वें पैराग्राफ में हमें बताते हैं, मैं जानता था कि अत्याचारियों को उसी प्रकार आजाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है वह खुद नफरत का कैदी होता है। वह संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूं तो मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूं, उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।